क्या हस्बैंड को वाइफ के रिटायरमेंट फंड पर कोई अधिकार है? अगर हस्बैंड बेरोजगार हैं तो क्या उन्हें एलिमनी मिलना चाहिए? क्या कोई अधिकार है? अगर वाइफ ने शादी के बाद से कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स बनाया है तो उसमें क्या हस्बैंड को भी पूरा अधिकार मिलेगा? या वास्तव में वाइफ के लिए सारे कानून जरूरी है क्योंकि वाइफ को क्रश किया जाता है? क्या सचमुच ऐसा भी है कि हस्बैंड को क्रश किया जाता है वाइफ के साइड से? मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस पूरे मामले पे मैंने बात किया दिल्ली हाई कोर्ट के जानी मानी एडवोकेट उषा शर्मा जी से। आइए पूरी बातचीत देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जो हस्बैंड्स कहते हैं कि उनके तो कोई राइट्स ही नहीं होते हैं। ये सच है? कुछ हद तक ये सच है। हाँ। क्योंकि हमारे कानून में हाँ। जो ज्यादातर प्रोविजंस दिए गए हाँ। वो फीमेल को प्रोटेक्ट करते हुए दिए गए हैं। ठीक है। फीमेल में भी अगर ज्यादा बात करूं तो वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है। मतलब फीमेल को हम हाँ। इस पार्ट में मैरिड वुमेन के नजरिए से देखते हैं। तो ज्यादा जो प्रोविजंस हैं वो मैरिड वुमेन के लिए है। ठीक है। कि ये केस भी डाल सकती है, मतलब लाइकवाइज मेंटेनेंस के ही 4 जगह केस डाल सकती हैं। इस तरीके इस नजरिए वाइफ के पास बहुत सारे टूल्स है परेशान करने के लिए हस्बैंड को है ना। हर लॉ जो है वो वुमेन प्रोटेक्टेड लॉ है हमारे अभी तक के कानून के हिसाब से। ठीक है। हालांकि टाइम टू टाइम डिमांड आती है कि क्या नाम है, मेल्स के लिए भी एक जैसे ये वुमेन सेल बना हुआ है, ऐसे कोई सेल बनना चाहिए। ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी के सिनेरियोस में ऐसा कुछ अभी तक नहीं लेकिन किया हमने गया। ये देखा है कि हस्बैंड्स के साथ में भी बहुत क्रुएलिटी हो जाती है। बिल्कुल बहुत अब्यूसिव सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है हस्बैंड को जी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हस्बैंड जब कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, तो एक आम हमारे फेटर्निटी में भी यही है कि हस्बैंड्स को बोला जाता है कि आपके पास ज़्यादा राइट नहीं है, तो हस्बैंड करे क्या? उसके पास क्या, मतलब अगर वो कुछ क्रुएलिटी फेस कर रहा है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को फेस कर रहा है तो उसको कैसे सोचना चाहिए? पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट से, हाँ। तो बहुत ज़्यादा अगर क्रूरटी इस टाइप की हो रही है जिसमें कि फिजिकल वायलेंस हो रही है, हाँ। तो आप पुलिस कंप्लेंट दे सकते हैं। वो वर्बल अब्यूज के लिए भी हो सकती है, गाली गलौज के भी लिए हो सकती है। लेकिन गाली गलौज के लिए तो ऐसी कोई एफआईआर एकदम से रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट क्या है। लेकिन मान लीजिए वाइफ ने आपको हिट कर दिया है किसी चीज से, आपको चोट लग गई है, तो वो आप पुलिस केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, 100 नंबर की कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा वो क्रिमिनल केस तो रजिस्टर्ड हो जाएगा वाइफ के अगेंस्ट अंडर द सेक्शन ऑफ बीएनएस आज की डेट में अगर हम बात करें तो, और पहले आईपीसी के हिसाब से। कि मान लीजिए कुछ मारा वाइफ ने और मेरे हाथ में लगा या धक्का दे दिया तो गिरने से मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, तो वो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। बट वो आईपीसी के हिसाब से रजिस्टर्ड होगा, क्रिमिनल केस के हिसाब से। बीइंग मैट्रिमोनियल राइट्स में वो नहीं काउंट होता है। अच्छा, लेकिन मैं अगर देखता हूँ इस चीज को तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि हस्बैंड को भी राइट्स जो है और हस्बैंड अगर चाहे सही तरीके से अगर अपने केसेस को लेकर के आगे जाना चाहें तो वो भी ठीक तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप वाइफ को, आपके पास टूल कम है कि आप एलिगेशंस लगा सको, आपके पास ये टूल कम है कि आप वाइफ को केवल परेशान करना हो, तो ये टूल कम है लीगली। वाइफ के पास थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड अपने के सच में वो प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके पास भी बहुत सारे राइट्स हैं। अगर सही में उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, सही में अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो बिल्कुल उनके पास भी राइट्स है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे है। देखिए, इसमें वाइफ की हस्बैंड के पास प्रोविजंस कम है। जो कानून ने प्रोविजन दिए वो प्रोविजन नहीं है। ठीक है। तो क्रूरटी बिल्कुल होती है। और शायद आपकी भी जानकारी में हो, कर्नाटका में शायद एक ऐसा केस डोमेस्टिक वायलेंस का हस्बैंड ने फाइल किया, कोर्ट ने उसमें समनिंग भी कर दी वाइफ के अगेंस्ट, जबकि वो लॉ ही ये बना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, वो नाम से ही साफ झलकता है। उसमें वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने समनिंग ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन वो समनिंग ऑर्डर चैलेंज हो गया, तो वो स्टे लग गया है उस पे। शायद इसीलिए फाइलिंग नहीं हो रही है। अदरवाइज ये मुद्दा सुलझ चुका होता जब ऐसे केसेस में वाइफ के अगेंस्ट
हस्बैंड ने फाइल किए होते तो इस सवाल का जवाब अपने आप आ गया होता कि अब हस्बैंड को भी ऐसा राइट मिल गया है, टूल मिल गया है जिसमें वो अब्यूजिव लैंग्वेज या क्रुएलिटी के अगेंस्ट में, वायलेंस के अगेंस्ट में, वो चाहे इकोनॉमिकल वायलेंस है या फिजिकल वायलेंस है या वर्बल अब्यूज है, उनके लिए केस फाइल कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक फैमिली परिवार जहाँ पे रह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ साथ में, रोज फाइट हो रही है, बच्चे वहां पर है ना, मदर इन लॉ वहां पे है, सभी लोग हैं वहां पे, रोज वाइफ के साइड से ऐसा कुछ हो रहा है कि खाना नहीं बन रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं या कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो वाइफ है उनकी मदर जो है अपने तरीके से एडवाइस कर रही है कि उनको क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन से अगर हस्बैंड को निकलना हो या पहला कोई स्टेप लेना हो तो वो क्या ले सकते हैं? हम दो चीजें देखनी पड़ेंगी इस चीज में। जो हमारे परिवार की संरचना है या जो मैरिज एक हमारे यहाँ मानी जाती है, वो खाली आज की डेट में हम उसको लीगल से जोड़ के देखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा स्कोप लीगल में मैरिज से रिलेटेड बढ़ चुका है। लेकिन परिवार बनाया इसलिए गया कि उसमें जिम्मेदारियां दोनों मिलके निभाएं, हम गृहस्थी चलाएं, हम बच्चों को पालें, हम वाइफ की अपने एक सर्कल है उसको वो काम करने, हस्बैंड का अपना एक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। अब लॉ बीच में इसलिए आया कि डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, ये चीजें चलने लगी कि औरत बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, वुमेन के साथ क्रुएलिटीज हो रही हैं, तो लॉ आ गए। अब किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इस चीज के लिए तो कोई लॉ नहीं है कि मदर का, चाहे वो इस साइड की मदर है चाहे उस साइड की मदर है, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। वाइफ खाना नहीं बना के दे रही है, इसका कोई लॉ नहीं है। आप क्यों निकल के जा रही हो, आप नहीं जाओगे, इसका कोई लॉ नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप उस परेशानी इतना ज्यादा आप हो चुकी हो उन क्रुएलिटीज से, तो हस्बैंड सिर्फ डिवोर्स फाइल कर सकता है क्रुएलिटी के बेस पे। मेरा एक इस पे ओपिनियन है और मुझे ये कहना है कि जब इस तरह का सिचुएशन जब होता है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, तो इस तरह के सिचुएशन में जो सबसे पहला चीज होता है वो करने के लिए वो ये होता है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। एग्जैक्टली आपको इस रिलेशनशिप में क्या ये इतना काफी हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में रहना है या इसको समाप्त करना है। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप डिसीजन पे पहुंच जाएंगे तो चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। देखिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना हमारे समाज में, मैं हमेशा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को समाज से जोड़ के चलती हूँ क्योंकि वो निकले वहां से है। देखिए, और शादी होती ही इसीलिए कि हमें उस सामाजिकता को आगे लेके जाना, उन परंपराओं को आगे लेके जाना, इसलिए शादी जरूरी है कि फैमिली आगे जानी चाहिए। तो वो डिसीजन लेना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि शायद हमारे घर में तो यही सिखाया जाता है कि या हमारे परिवारों में, समाज में, कि आप जा रही हो तो मर के ही निकलना। हालांकि आज वो वाला कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा नहीं मान के चलती और मानना भी नहीं चाहिए। आप अगर एब्यूजिव मैरिज में हो तो बिल्कुल, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन ये समझते हुए कि क्या वाकई में वो चीज इतनी ज्यादा ऊपर आ चुकी है कि उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। तो पहला डिसीजन तो यही लेना है कि आप ये देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या इसको खत्म करना है जैसे या इसको कंटिन्यू करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके बताती हूँ। उसको मैरिज भी मैं नहीं मानती हूँ, मतलब एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले किसी एक लेडी का फोन आया और उसने शादी की, आर्य समाज मंदिर में शादी की। ठीक है। उस शादी से एक बच्चा भी हो गया। शादी की तो शादी के 1.5 साल बाद जब बच्चा हो गया तो इसको पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड तो पहले से पता था, लेकिन उसने कहा था मैंने डिवोर्स ले लिया है अपना। तो ठीक है, शादी कर ली। अब जब बच्चा हो गया तो इसको पता चला कि इसने वहां से डिवोर्स नहीं लिया है फर्स्ट मैरिज से, और फर्स्ट मैरिज भी आज की डेट में इसकी एग्जिस्ट करती है और 2 बच्चे हैं उस शादी से। अब इसने उसको फ्लैट लेके दिया हुआ रहने के लिए, खर्चा देता है, बच्चे का सारा खर्चा करता है, उसको पढ़ाई में सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, बहुत नजदीक है सिलेक्शन के, हो भी सकता है बहुत जल्दी ही, और हायर में, कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं। और लैपटॉप, मतलब जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब दिया जाता है।
रोज इन्हीं के साथ में आके रहता है वो। अब वो कहती है कि मुझे तो इस शादी से बाहर आना है। तो जब उसने सेकंड वाले शादी से, मतलब जो सेकंड वाइफ है वो कह रही है, ये लेडी मुझे कह रही है जिसकी मतलब मैरिज हुई है, जो सेकंड वाइफ है एक तरीके से, वाइफ तो मैं उसको नहीं कह सकती। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये आपका जो आर्य समाज मंदिर में शादी होती है तो वहां पे डाइवोर्स ही दिखाया था। इसने कह रही हाँ डाइवोर्स ही दिखाया था। मैंने कहा अच्छा। अब कहती है मैं इससे कैसे बाहर निकल सकती हूँ। मैंने कहा देखो तलाक तो तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता चल गया बाद में कि इसने पहली मैरिज से तलाक नहीं लिया, तो शादी तो वैलिड ही नहीं है आपकी। जब शादी वैलिड नहीं है तो डिवोर्स का तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है आपका। फिर मैंने कहा आप एक कंप्लेंट दे सकती हो कि आपके साथ चीटिंग की है इसने, भाई आपको झांसे में रखा और दूसरी शादी कर ली। तो कहती है ऐसी कंप्लेंट मैंने 1.5 साल पहले दी थी और वो हमने सेटल कर ली थी। तो जब मैंने कहा आप सेटल आप कर चुकी तो आप तो सारे एलिगेशन विड्रॉ कर चुकी हो इसके अगेंस्ट में, आज तो कोई एलिगेशन है नहीं। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो आप मेंटेनेंस भी ले लोगी इससे कोर्ट जाके। आज अगर वो आपके ऊपर 30,000 रुपए खर्च कर रहा है, वो भी कोई ना कोई एडवोकेट हायर करेगा और कोर्ट 10,000 फिक्स करती है, तो 20,000 का नुकसान तो आपका वहां पर हो गया। दूसरी चीज, आज आप फ्री होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो, क्योंकि आपको बच्चा पालने की, घर चलाने की, रेंट देने की, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बियर करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ भी वो है हर तरीके से एक मतलब इमोशनल बॉन्ड जो आपका है वो है। तो इस रिश्ते को खत्म करके आप क्या लोगी आज की डेट में? लिटिगेशन में क्या लोगी बेसिकली? बीइंग लॉयर मुझे तो आपके लिए कोई राइट नजर नहीं आता है ऐसा। या तो आप रेप के एलिगेशन लगाओ, लेकिन उसके लिए भी आप बहुत देर कर चुकी हो, बिकॉज आप एक कंप्लेंट देके उसको विड्रॉ कर चुकी हो। तो आज ऐसा नया क्या हो गया? तो ये तो थोड़ा सा सिनेरियो इसलिए चेंज था कि उसकी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं है। लेकिन यही चीज अगर किसी और शादी में है कि अगर सारी चीजें ठीक चल रही हैं, एक छोटा सा इस लड़की का इशू क्या था कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि तू सोसाइटी में उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती। मैंने कहा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। और आज अगर आपके ऊपर ये इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है तो क्या आप उसको मीटअप करने के लिए तैयार हो? क्या वो पेरेंट्स उस बर्डन को आपका लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपके 1.5 साल के बच्चे को वो लोग पाल देंगे और आप पढ़ाई पे फोकस कर सकती हो? तो वो जवाब निल में था कि नहीं करेगा कोई भी। तो यही चीज मैट्रिमोनियल में मैं बात करती हूँ। मान लीजिए अगर एक हस्बैंड सारे खर्चे आपके पूरे कर रहा है, आपको एक अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल मिल रहा है, आपके साथ बिहेवियर भी ठीक है, कुछ इक्की दुक्की चीजें हैं जिसमें आपको लगता है नहीं मैं तो सेटल नहीं कर सकती, तो उस चीज पे घर बिगाड़ लेना वो शायद बेवकूफी है। या हस्बैंड की साइड से भी यही सोचें, वाइफ मान लीजिए वर्किंग ही है और आप कहो नहीं जी ये काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे घर के, इस वजह से सिर्फ घर बिगड़ जाए, तो वो समझदारी नहीं है। वो काम आप मेड से भी करा सकती हो, या ठीक है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं। तो घर बिगड़ने का कारण क्या है? क्या वो इतनी ज्यादा वायलेंस है, एब्यूजिव मैरिज हो चुकी है? तो समझ में आता है। एग्जैक्टली डिसीजन ही लेना है। एग्जैक्टली और वो दो ही लोग ले सकते हैं। दो ही लोग ले सकते हैं। यानी कि पहला आप प्लस माइनस देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो या इसको समाप्त करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आपके पास कोई कार हो, आप इसको यूज करना चाहते हो बना करके, या फिर इसको रद्दी में भाई रोज परेशान कर रही है वो, कहीं पे भी खड़ी हो जाती है रेड लाइट पर, आप डिसाइड करते हो नहीं यार आज तो मैं बात ही करूंगा, इसको तो मुझे ओएलएक्स पे डालना है, कार 24 में देना है, कहीं पर भी देना है। नहीं यार है तो देखो मैंने दिल से ली थी, प्यारी थी, पैसे भी होने चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए। और ये कि नहीं यार देखो मेरी फर्स्ट कार थी, अभी नहीं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, ठीक हो जाएगी, इस मैकेनिक से नहीं उस मैकेनिक से। तो उसी में आप फैमिली काउंसलिंग कराओगे, आप दो दोस्तों से समझाने की शायद कोशिश कर सकते हो, या बैठ के बात कर सकते हो कि यार समस्या क्या है, क्या हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे वैसे लीड इंडिया में हम लोग कई बार हमने कपल्स के जो हस्बैंड वाइफ है उनकी काउंसलिंग की है और बहुत सारे रिश्ते ठीक हुए हैं उसके बाद से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कभी ऐसा हो कि जो हस्बैंड वाइफ है उनको लग रहा हो कि रिश्ता ठीक तो करना चाहते हैं, मीडिएट कौन करे, समझाए कौन कि इसको ठीक कैसे करना है, और ऐसे इश्यूज को जो आप खुद में नहीं डिस्कस कर सकते उसको कौन इंटरवीन करे डिस्कस करने के लिए। तो बहुत मेथड के साथ में काउंसलिंग की जाती है और उस काउंसलिंग
को लेना चाहिए ताकि रिश्ता ठीक हो सके। बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, मान लीजिए फैमिली दोनों की बैठी हैं, तो दोनों के ग्रजेस ना, दोनों फैमिलीज के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि किसी का इतना सुलझा हुआ लेवल नहीं हो सकता कि समझा सके चीजों को, बट कई बार चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो पाती हैं। तो जब आप बाहर काउंसलिंग लेते हैं या अपनी मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, या इवन चलिए कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर्स और काउंसलर्स हैं, तो वो न्यूट्रल पर्सन होता है, वो दोनों के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, और अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए आपको सेटल कराने की कोशिश करता है। सेटल करना आप ही को है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कि चलने में क्या चीजें होंगी और छोड़ने में क्या चीजें होंगी, वो देखने जरूरी है। अब मान लीजिए कि हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि मुझे तो मैं नहीं चल सकता, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, उसको लीगली पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? डाइवोर्स फाइल, या फर्स्ट तो ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से बात करे कि भाई देख मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बता तुझे क्या चाहिए, हम अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वाइफ रेडी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली डाइवोर्स फाइल करना होगा। अब वाइफ तो उसी घर में रह रही है, जाने को तैयार नहीं है, तो निकाला भी नहीं जा सकता ऐसे तो जबरदस्ती। तो फिर उसी घर में रहते हुए डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, हस्बैंड का डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट के लिए आपको एड्रेस अलग चाहिए होता है, क्योंकि उसमें सेपरेशन चाहिए होता है 1 साल का। लेकिन अगर आप क्रुएलिटी या और जो हमारे उसके अंदर दिए हुए हैं सब सेक्शंस, उसमें अगर आप फाइल करें तो सेम प्रॉपर्टी में रहते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेपरेशन की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो उसके पहले हस्बैंड को ये भी जानना जरूरी है कि उसको डिवोर्स मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेन 2 ग्राउंड्स कोर्ट में ज्यादा इन प्रैक्टिस रहते हैं वो है क्रुएलिटी। तो मान लीजिए जब आप अपनी पिटीशन बनाते हो उस पे लिखेंगे कि आज मान लीजिए 3 जुलाई 2024 को आप मुझे छोड़ के चली गई हो। दूसरा आता है क्रुएलिटी, जो सबसे मतलब ये 2 सेक्शंस ज्यादा पिटीशन फाइल होती हैं इनके अंदर। 13(1) IA में क्रुएलिटी है, वो क्रुएलिटी आपकी फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकती है, मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकती है। वो क्रुएलिटी आपको साबित करनी होगी। एक क्रुएलिटी का ग्राउंड कोर्ट ने ये भी माना है कि मान लीजिए आपका दहेज प्रताड़ना का केस चला 406 498 का, जिसको हम कहते हैं, मतलब कहते थे IPC के हिसाब से, तो उसमें आपको बरी कर दिया गया, तो वो भी एक ग्राउंड आपका हो सकता है क्रुएलिटी के लिए, क्योंकि उसमें कोर्ट ने एक फाइंडिंग आपके फेवर में दे दी है। उसके अलावा बहुत सारे जो आपने जैसे कहा कि खाना नहीं बनाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करती है, डिनायल फॉर द फिजिकल इंटीमेसी, वो भी एक क्रुएलिटी मानी जाती है। अगर एडल्ट्री, आजकल में बहुत ज्यादा जो कपल हैं वो कहते हैं हस्बैंड साइड से कि मेरी वाइफ रात को 12 बजे पता नहीं किससे बात करती है। देखिए, एडल्ट्री को बात करने से जोड़ा नहीं जा सकता। एडल्ट्री इज समथिंग एल्स। एडल्ट्री मतलब आपको किसी और के साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व है, वो एडल्ट्री है ना। अब बात करना वो तो दोस्त से भी हो सकता है। आज के सिनारियोस की अगर हम बात करें कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो टाइम तो रहा नहीं कि लड़कियों का स्कूल और लड़कों का स्कूल अलग होगा या कॉलेज अलग होगा, है भी तो वो रेशो बहुत कम है। तो अगर वो रात में अपने किसी फ्रेंड से ही बात कर रही है मान लीजिए, तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि उनका रिलेशन एडल्ट्री वाला रिलेशन है? अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ऐसी वीडियो। सपोज मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे एक रैपिड फायर भी करेंगे हम लोग, और उस रैपिड फायर में हस्बैंड्स के मैं 25 राइट्स के बारे में पूछूंगा जल्दी जी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस को समझ में आए कि हम किस तरीके से केसेस को हैंडल करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सपोज मान लीजिए हस्बैंड को ये डाउट है कि रात को 12 बजे, यूजुअली अगर प्रैक्टिकली सोचे तो रात को 12 बजे वाइफ बात किससे ही करेगी, और रेगुलर बेसिस पे अगर बात हो रही है, वो कहीं पे वर्किंग नहीं है, तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे के बाद से फोन बिजी आने लगा, फैमिली मेंबर्स का कोई नंबर नहीं है, तो बात हो ही किससे रही है। अगर इसको ग्राउंड बनाने की कोशिश करें तो क्या ये एडल्टरी में बनाएंगे या क्रूएलिटी में बनाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली एडल्टरी के एलिगेशंस तो आपको यही देने होंगे कि भाई रात को इतने बजे बात करती है, लेकिन आपको फिर इतना तो देना पड़ेगा ना कि कौन
है किससे बात करती है, क्योंकि वो तो कोर्ट क्वेरी करेगी नहीं, क्योंकि हाँ। क्रिमिनल केस तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा उसके ठीक है, अंदर। ठीक आप है। डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो अपने केस का इंग्रेडिएंट तो आप ही को देना पड़ेगा ना। करेक्ट है। देखिए किसी भी केस को फाइल करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बात है उस केस को जीतना। कि जब आपको एविडेंस लीड करनी होगी या वो जो एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप उसको प्रूफ करेंगे तो आप केस जीतेंगे। तो केस जीतने के लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है कि नहीं, आप केस तो फाइल कर दोगे कि 10 डिजिट का एक नंबर डाला कि इस नंबर पे ये जी बात करती है और इसके साथ ये अडल्ट्री के रिलेशनशिप में है, लेकिन कौन है, कब से बात करी, ये सब चीजें तो आपको बतानी पड़ेंगी। अब मान लीजिए हस्बैंड ने थोड़ी चालाकी करी और उसका फोन हैक कर लिया और फोन हैक करके उसके पास सारे चैट्स और आ गए, तो क्या उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में दे सकता है? देखिए इसमें टाइम टू टाइम जजमेंट्स और ये सब चीजें बदलती रहती हैं। जैसे बीच में एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें मना कर दिया गया था कि वाइफ का पर्सनल इशू है वो, आप उसको नहीं करेंगे। तो अभी एज ऑन डेट तो इस चीज को कोर्ट कंसीडर नहीं करती है कि आपके पास आया कैसे है। ठीक है। तो आप जासूसी नहीं करा सकते हैं। तो अभी तक के लिए तो कोर्ट उस चीज पे इसमें फिर 65B का एप्लीकेशन लगाएगा भी कौन, क्योंकि शूट किसने किया है, वो तो शूट किया है वाइफ के फोन में। तो जिसने भी उसको शूट किया है, मतलब 65B तो आपने दे दिया, आपको फोन का एक्सेस कैसे मिला? अब ऑब्वियसली वाइफ जब ये सब चीजें कर रही है तो उसको लॉक रखती होगी, तो या तो आपको लॉक पता चला है तो ठीक है, ठीक है, या फिर आपने अगर किसी डिटेक्टिव या इनसे कराया या किसी एजेंसी से कराया है तो फिर वो भी पनिश, उनके अगेंस्ट वाला क्रिमिनल सेक्शंस के चांसेस बन जाते हैं। आप ये कह रही हैं कि किसी डिटेक्टिव की मदद लेना? नहीं, डिटेक्टिव की मदद लेना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसी चीज निकाल के देना जो पर्सनल हो। मान लीजिए डिटेक्टिव की मदद तो एक ये भी हो सकती है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, फॉर सपोज आपको लगता है आपकी वाइफ कहीं जॉब करती है लेकिन पता नहीं है कहाँ करती है, तो आप एक डिटेक्टिव हायर कर सकते हो कि वो कितने बजे कहाँ जाती है, रोज कितने बजे निकलती है, वो आपको उसकी फोटो शूट करके दे देगा, वीडियो बना के दे देगा। तो उसको आप कर सकते हो, फोटो को यूज कर पाएंगे उसको आप कर सकते हो। ओके, कि भाई देखिए ये रोज इतने बजे निकलती है। बहुत पहले एक केस में ऐसा हुआ था, शायद 2011-12 में था, वो लड़की टीचर थी, तो हस्बैंड ने ये चीज की थी उसके अंदर, उसने एक हायर किया और वो वीडियो बनाता था, वो रोज स्कूल की बस उसी पॉइंट पे आती थी और उसको लेके स्कूल में जाती थी, जैसे बच्चे लेने आती है बस, तो टीचर्स भी जाती हैं कई बसेस में ना साथ में। तो कोर्ट ने वही कंसीडर करते हुए लड़की की मेंटेनेंस डिक्लाइन कर दी थी। अच्छा, काफी पहले की बात है, तब ये रजनीश नेहा ये सब नहीं आया था, ये चीजें नहीं थी तब इतना कि ये इनकम एफिडेविट वाला था ही नहीं उस टाइम पर। लेकिन उसकी 24 में एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दी थी कोर्ट ने उस एविडेंस के बेस पे। ठीक है, ठीक है। तो आप जो ये वाली कह रहे हो ना कि डिटेक्टिव की मदद, वो आप ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप मटेरियल क्या यूज करके कोर्ट को दे रहे हो। वो ऐसी पर्सनल चैट ये चीजें आप नहीं दे सकते हो। कई एडवोकेट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि चूंकि आप हस्बैंड हैं, आपके पास बहुत सारे राइट्स नहीं है, तो आप डिवोर्स फाइल करना भी चाहते हो तो डिवोर्स मत फाइल करो, आप पहले सेक्शन 9 फाइल करो, आप पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल करो। तो क्या ये तरीका ठीक होता है? देखिए उसमें मुझे लगता है उनका कहना इसलिए होता है कि कोर्ट का एक अटेंशन आपकी तरफ ये ना आए कि आप घर नहीं बसाना चाहते हो। तो ये सलाह शायद इस वजह से दी जाती हो कि कोर्ट की नजरों में आपको क्लीन चिट मिल जाए कि देखो आप तो घर बसाना चाहते हो, ये नहीं रहना चाहती है। तो इस वजह से कई बार फाइल बहुत मैकेनिकल तरीके से नहीं है कि आप हस्बैंड है तो आपको जो है मतलब आप क्वालिटी फेस कर रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी जो है आप कोर्ट में जा करके आप अपनी बात को अपफ्रंट होकर के बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला कोर्ट ने सेट किया है कि अगर आप डायरेक्टली डिवोर्स मांगने आओगे तो हमारी नजर में आप कल्प्रिट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये अपना अपना सबको सलाह देने का तरीका होता है, या सिर्फ एक लास्ट एफर्ट इसको कह सकते हैं कि शायद घर बस जाए, कि अगर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करके भेजोगे तो शायद थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश हो तो वो भी खत्म हो जाए। सेक्शन 9 में शायद सामने वाले को ये समझ में आए कि देखो तुम ऐसे नहीं गई तो ऐसे चाहता है कि घर बस जाए। तो सबका देखने का नजरिया अपना है ना। बट सेक्शन 9 तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 9 में नॉर्मली हमने पिटीशन फाइल कर दिया और उसके बाद से तो जो वाइफ साइड से जब पिटीशन रिप्लाई आएगा तो वो सारे आरोप लग जाएंगे
कि इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती, तो हस्बैंड के ऊपर सारे एलिगेशंस आ जाएंगे, तो फिर वो तो चल ही नहीं पाता है, फिर उसमें कोई नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस आपकी डिग्री मिल जाती है आपको सेक्शन 9 की, That is तो a ground वाइफ of अगर divorce. नहीं आती है, वो एक ग्राउंड मिल जाएगा आपको डिवोर्स के लिए, एडिशनल ग्राउंड हो जाएगा आपके ठीक है, पास में। ठीक है, अगर नहीं आती है तो नहीं आती है तो। और सेक्शन 9 मैंने बहुत ज्यादा लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो उसके ऑर्डर तक पहुंचना अपने आप में ही बहुत हाँ, तो बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा है सेक्शन 9 ठीक को है। लोगों को लास्ट तक कंटेस्ट करते हुए। ठीक है, अब बताइए कि हस्बैंड है और उसकी हस्बैंड की माँ भी है घर में, बहू के साइड से ऐसा ना लगे इस वीडियो में कि मैं बहू की बात नहीं कर रहा या मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, जी। है ना, लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम हस्बैंड के राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा हम उसी पे बात कर रहे हैं, सवाल उस पे पूछ रहे हैं। किसी और वीडियो में वाइफ के राइट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो मेरा इसमें एक दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हस्बैंड की मदर के साथ में भी क्रुएलिटी हो रही है, वाइफ का इस तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज में हस्बैंड की मदर से बात करना या ऐसे व्यवहार करना जो उनके लिए, अब देखो शादी हुई, एक किसी महिला को अपने घर की लक्ष्मी बना करके लाना और उसके बाद से लक्ष्मी का तांडव शुरू हो जाए, तो फिर वो कैसे टॉलरेट करेंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, जिसमें मदर भी बहुत फेस कर रही है, तो उनके पास कुछ राइट है, वो डीवी केस में नहीं जा सकती? डीवी केस में जा सकती हैं वो, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जा सकती हैं, डीवी में वो फाइल कर सकती हैं। अगर बेटे से परेशान है तो बेटे के अगेंस्ट भी रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर ले सकती हैं, बहू से परेशान है बहू के अगेंस्ट ले सकती हैं, और अगर प्रॉपर्टी मदर इन लॉ के नाम ही है तो रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर ये भी लिया जा सकता है कि इनको घर से बाहर निकाला जाए। ये डीवी में तो लिया ही जा सकता है, उसके अलावा सीनियर सिटीजन सेल में भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर एडीएम, और वहां से उनको बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर वो परेशान केवल बहू से है तब, अपने बेटे से नहीं है? बहू से हैं तो बहू के अगेंस्ट ऑर्डर, मतलब कंप्लेंट फाइल करें वो। तो क्या बहू को निकालने का ऑर्डर हो सकता है? देखिए, ये फैक्ट टू फैक्ट और केस टू केस डिफर करती हैं चीजें, कि बहू के पास क्या एविडेंस है कि प्रॉपर्टी मदर इन लॉ की है कि नहीं है, ये सारी चीजें बाहर। अब शेयर हाउस होल्ड वाली चीज आती है यहाँ पर, कि एक का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे का राइट भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट, वही कह रही हूँ कि फैक्ट टू फैक्ट हर केस के अलग होते हैं, उसके हिसाब से देखेगी। तो क्योंकि शेयर हाउस होल्ड तो उसका भी है, या तो ये कई बार ऐसा ऑर्डर आता है कि ठीक है, एक रूम जो बहू का है भाई आप इसमें रहोगी, बाकी प्रोमाइसेस जो है वो सास का है, तो आप उसके अंदर एंटर नहीं करोगी। ठीक है। कईयों में ऐसे भी ऑर्डर हुए हैं जिसमें बाहर निकालने का भी ऑर्डर हुआ है, क्योंकि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो मदर इन लॉ डीवी केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या प्रेयर करेंगी? देखिए, प्रेयर प्रोहिबिट कर सकती हैं उसको, रिस्ट्रेन कर सकती हैं कि मेरे साथ फिजिकल अब्यूज ना करे, वर्बल अब्यूज ना करे। अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे मदर इन लॉ रहती है और फर्स्ट फ्लोर पे डॉटर इन लॉ रहती है, और पैसेज साइड से सीढ़ियों से जाता है, तो ठीक है, उस पैसेज से इस साइड एंटर नहीं करेगी, ये रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर हो सकता है। या क्या कहते हैं, अगर सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन है तो उसका वो रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर अलग से मांग सकती हैं कि भाई मेरे वाले को यूज नहीं करेगी किसी भी, क्योंकि परेशान करने के लिए तो देखिए बहुत सारे चीजें होती हैं, घरेलू एस्पेक्ट पे मैं बात करूं तो वो ऑर्डर तो हर एक की अपनी समस्या के हिसाब से होता है। ठीक है ना। मेंटेनेंस भी, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा नहीं कमा सकता है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको, बहू कमाती है, तो आप बहू से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हो उसके अंदर। करेक्ट जी, ठीक है। एक और चीज मुझे बताइए कि जैसे हम लोग नॉर्मली, कई लोगों की प्रैक्टिस ऐसे भी होती है कि अगर आपको डिवोर्स केस फाइल करना है तो डिवोर्स केस फाइल करने से हस्बैंड साइड से, तो उससे पहले वो वाइफ को एक लीगल नोटिस भेजें, और लीगल नोटिस में वो सारे ग्राउंड्स डिस्कस करें कि क्यों इस नतीजे पे पहुंच गए कि उनको डिवोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, और एक आखिरी मौका उस नोटिस में दें कि आप आके घर बसा लो, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लो, ताकि हमारा घर बस जाए। जी। तो क्या ये नोटिस डिवोर्स केस फाइल करने से पहले इफेक्टिव होता है? ये इसको मैं इसी नज़रिए से देखूंगी कि आपकी लास्ट कोशिश का सामने वाले पे कितना असर पड़ता है, ये उसी तरीके से है।
आप इसको इस नजरिए से भी लगते हो कि देख आगे ना ये डिवोर्स फाइल करने की तैयारी कर रहा है इसलिए नोटिस भेज दिया, ठीक है। या आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हो कि देख शायद घर बसाना चाहता है इसलिए केस नहीं फाइल किया, पहले सिर्फ नोटिस भेजा है। ठीक है। तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी है या नजरिया क्या है कोर्ट की नजर में, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हस्बैंड साइड से तो दिखाई दे सकता है कि हस्बैंड आप एक उसमें एफर्ट प्रेयर क्या कर रहे हो साथ भाई? में रहने आप की। ये कह रहे हो कि ठीक है आपने इतनी गलतियां तो कर दी लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ हमारा घर बस जाए, तो आप मुझे 15 माफी दिन के मांग लो अंदर, और घर आ जाओ। हाँ आप 15 दिन के अंदर मुझे बता दो मैं आपको कब लेने आ सकता हूँ, या आप आ जाओ और माफी मांग लो, या जो भी आपकी शर्तें हैं, या बिना शर्त के आप अपोलॉजी फील कर लो, या नहीं भी करो आप आ जाओ बस। तो वो डिपेंड करता है आप प्रेयर क्या कर रहे हो। तो कोर्ट को हम उस नजरिए से कह सकते हैं कि जी देखो हमने तो इसको ये भी करके देख लिया, अब मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ये इस तरीके से हो सकता है। अब एक सबसे बड़ा फियर जो हस्बैंड को होता है वो ये होता है कि देखो मेरे को क्रुएलिटी फेस करनी पड़ रही है अपनी वाइफ से, बट फिर भी मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, फिर भी मेरे को जो केसेस मेरे पे फॉल्स लगाए गए हैं उसमें अपीयर होना पड़ेगा। अगर हमारा क्लाइंट हस्बैंड है तो हम उनको कैसे बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है और ऐसे करने से मतलब क्यों करना चाहिए इसको आपको? जैसा कि शुरू में कहा था कि हमारे जितने भी लॉज बने हुए हैं ज्यादातर वुमेन प्रोटेक्टेड लॉज हैं वो, उसमें मेंटेनेंस भी एक पार्ट है। 125 में है, 24 में है, डीवी में है, सेक्शन 25 में है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में है, जहां जहां भी है उसमें तो चलिए और भी लोगों के लिए है। तो ये शायद लॉ इस हिसाब से बना था कि जब ये लॉज बने तो कमाने की जिम्मेदारी हस्बैंड की थी सिर्फ, या ये नजरिया था कि कमाता सिर्फ पति है तो मेंटेन करने की जिम्मेदारी हस्बैंड की है, उस नजरिए से ये बने। तब महिलाएं इतना बाहर जाके काम नहीं करती थी, अर्निंग नहीं थी, जॉब नहीं थी। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप परिवार चलाने की जिम्मेदारी लेके किसी को शादी करके लाए, आपके बच्चे हुए, जिम्मेदारी दोनों की है। अब आती है कि मेंटेनेंस हमें ही क्यों देनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ही देनी है। आप अपने केस में प्रूफ कीजिए कि आपकी वाइफ भी बराबर का कमाती है, तो मेंटेनेंस डिक्लाइन हो जाएगी। अगर बच्चे हैं तो उस केस में बच्चों का डिसाइड हो जाता है कि ठीक है बच्चों का हाफ ऑफ कर देते हैं, या एक जजमेंट तो ऐसी भी आई है जिसमें दोनों बराबर कमाते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वाइफ बच्चों को संभालती है तो इसलिए आपको मेंटेनेंस ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स बच्चों के लिए कर रही है। तो उसमें हुआ है ये मेंटेनेंस आपको इसीलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपकी दोनों की सैलरीज में डिफरेंस है तो वो रेशो के हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। एक मैं कुछ लाइनें ऐड करूंगा इसमें, और मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है और उनको डिवोर्स लेना है, तो आप डिवोर्स के नतीजे पे अगर आप पहुंचते हो तो किसी के लिए भी कोई आसान चीज नहीं है कि आप डिवोर्स जैसी कोई शौक से, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, तो शौक से तो कोई डिवोर्स पे नहीं जाता है। तो डिवोर्स एक डिजीज की तरह है, बीमारी है डिवोर्स। अगर बीमारी लग गई है तो आप इसका इलाज कोर्ट में कराने के लिए जाओगे, ये हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं होगा, कोर्ट में होगा, वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, वहां पे आपके खर्चे होंगे। और आपका क्या है, आपका जो एम है वो ये है कि इलाज होकर के, स्वस्थ होकर के, बेहतर होकर के आप बाहर आ जाओ। तो मेंटेनेंस देना इलाज का खर्चा है, वो आप इलाज का खर्चा दे रहे हो, अपने आप को फिट कर रहे हो, वापस आ रहे हो, फिर डिवोर्स मिलता है, आप नई लाइफ को शुरू करते हो। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ को क्यों मेंटेनेंस दूं जबकि वो क्रुएलिटी कर रही है। जैसे आपका बेटा या बेटी निकम्मा भी क्यों ना हो, आप उसको खर्चा देते हैं, पढ़ाते हैं, वाइफ है वो, लीगली वेडेड वाइफ है, तो उसको भी खर्चा देना होगा जब तक आपकी वो वाइफ है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जो आपने कहा ना कि मेंटेनेंस आपको इसलिए देने क्योंकि आप अपनी बीमारी का इलाज कराने गए हो। आपका डिवोर्स हो गया 125 में, तो जब तक लेडी दूसरी शादी नहीं करेगी वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। तो आपका तो डिवोर्स लेके भी पीछा नहीं छूटेगा मेंटेनेंस से। अब या तो आपने म्यूचुअल कंसेंट में परमानेंट एलिमनी दे दी हो तो ठीक है कि आगे का राइट खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपने क्रुएलिटी के बेस पे मान लीजिए डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स दे भी दिया कोर्ट ने आपको, लेकिन वो तो इंटाइटल्ड है आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 में।
क्योंकि जब तक रीमैरिज नहीं करेगी तब तक उसका राइट एज इट इज है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी डिवोर्स केसेस शुरू होते हैं तो किसी का ये, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं पूरी जिंदगी केस ही फाइट करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईगो और बहुत परेशानी में कोर्ट में आते हैं। 2-3 साल में जब प्रोसीजर्स कोर्ट के देखते हैं तब उनको लगता है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, बाहर निकलना उसके बाद से फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज करके म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं। 70 to 80% तो ऐसे ही होता है। उसके बाद से जो लोग बच गए, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे फाइट करना है कोर्ट में, उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, उनका कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए डिपेंड करता है, मेंटेनेंस मिलना या क्लेम करना, ठीक है, राइट आपको दिया है, या किसी के सर्कमस्टांसेस ये भी हो सकते हैं कि उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स ही ना हो, तो वो किससे मांगने जाएगी। तो शायद ये राइट उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है कि अगर आपको डिवोर्स हो भी गया है किसी भी तरीके से, मान लेते हैं उसको, आप अपने केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या एविडेंस आपके हस्बैंड के पास इतनी थी कि वो एविडेंस साबित कर दिया किसी भी वजह से, तो लेकिन उसका राइट का प्रोटेक्शन तो यहाँ तो मिलता है कि एटलीस्ट मेंटेनेंस मिल सकती है उसको। एक मैटर हमारे पास बहुत पुराना था, वो बच्चे शायद तब 6th-7th में थे, आज बच्चे वो LLB कर चुके हैं, डिवोर्स भी हो चुका है पेरेंट्स का, लेकिन वो डिवोर्स भी चैलेंज्ड है हाई कोर्ट में। हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है, बच्चा भी है वहां से, और मेंटेनेंस भी बहुत सारी इकट्ठी हो रही है, लाखों में मेंटेनेंस इकट्ठी है उसके अंदर। बच्चों की पढ़ाई पता नहीं बेचारी मदर ने कैसे कराई है, जॉब तो वो करती थी बट छोटी मोटी जॉब थी। फादर क्लास 1 ऑफिसर था गवर्नमेंट उसमें। तो अब वही वाली बात है, लड़ने वाले पता नहीं कहाँ तक लड़ते हैं। देखिए अब वो लेडी से मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा देखो डिवोर्स हो गया और क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही है। उसकी ग्रीवियंसेस ये थी कि मेरे बच्चों के जो राइट्स थे वो राइट्स की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। उनका कहना था मेरे जो मतलब फादर इन लॉ का घर था वो इन्होंने बेच दिया, ठीक है इन्हीं का था लेकिन था तो मेरे बच्चों का भी ना। तो कई बार चीजें ना, आप बहुत छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब कर जाती हैं, जिसके लिए चाहे तो ईगो कह सकते हैं उसको, या सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, या आपके बच्चों ने जो क्राइसिस देखे वो फादर ना होने की वजह से या रिस्पॉन्सिबल फादर ना होने की वजह से वो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। बिल्कुल टोटली एग्री। अगर मान लीजिए कि मैं एक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ के साथ कुछ ऐसा है जो क्रूएलिटी चल रहा है, और मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को आप न्याय दिला दो, मेरी वाइफ मेरे साथ गलत कर रही है, ठीक है, और ऐसी भी कोई गलती नहीं हो रही है। वो क्या कर रही है कि वो फोन रिकॉर्डिंग्स करके किसी को भेज रही है, जिस रिकॉर्डिंग्स में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है या फिर गलत भाषा में बात कर रही है, इस टाइप की चीजें चल रही है। मैं उससे बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूँ। मुझे एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, आप मुझे क्या रिलीफ दिला सकते हैं? उसमें आप इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, सूट फॉर इंजंक्शन, वो परमानेंट परपेचुअल जो भी फैक्ट्स के हिसाब से होगा वो, और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अपनी वाइफ से, अगर वो रिकॉर्डिंग्स को इस हिसाब से भेज रही है कि वो डिफेमेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भेज रही है जहां पर कि सोशल उस पे जा रहे हैं वो, तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। नहीं, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को भेज रही है, इंडिविजुअल को भेज रही है तो आप सिर्फ उसके इंजंक्शन सीक कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। किसी दूसरे इंडिविजुअल को भेज रही है तब भी तो डिफेमेशन हो रहा है? नहीं, डिफेमेशन का मैटर ये है कि पब्लिकली होना चाहिए वो, तो उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग हैं, वो देखने पड़ेंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स तो आपके कंप्लीट होने चाहिए। आप डैमेजेस इसमें क्लेम कर सकते हो कि इसके इस एक्ट से मुझे मेंटल हरासमेंट हो रही है, ठीक है, और उसके लिए मुझे डैमेजेस दिलवाए जाए। एक रिलीफ मुझे दिया। देखिए क्योंकि ये ऐसा पर्टिकुलर डिफाइंड लॉ में इस तरीके से नहीं है ना, हम इंजंक्शन में तो कुछ भी इंजंक्शन सीख कर सकते हैं ना, करेक्ट, बट तो हम इस चीज का इंजंक्शन सीख कर सकते हैं। ठीक है तो मेरे पास एक राइट तो है ना कि मैं इससे इसको फेस कर सकता हूँ, काउंटर कर सकता हूँ मैं इस चीज को। बिल्कुल करेक्ट। और मैं दूसरा सिनेरियो बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरी वाइफ मेरे बच्चों के साथ में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है, और केवल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसकी लड़ाई मेरे से है, और मेरे बच्चों को वो ठीक से नहीं ध्यान रख रही है, मारपीट कर रही है, तो फिर मेरे पास क्या राइट है?
अगर आप एक ही छत के नीचे रहते हैं हाँ हाँ। तो देखिए कोई बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चों को आप मिलने से नहीं रोकेंगे, ये सब चीजें तो बड़ा मुश्किल है। आप क्या करेंगे, मदर को बच्चों से ना मिलने दिया जाए, वो भी उसके एक नेचुरल मैं जो वीडियो राइट शूट है। कर सकता हूँ ऐसे मारपीट का? हाँ, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रिलीफ तो तभी मिलेगा जब आपकी कोई लिटिगेशन चल रही होगी हाँ हाँ। कि बच्चे की कस्टडी इससे छीन के मुझे दे दी जाए। लेकिन अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो फिर वो कस्टडी तो वहीं की वहीं रहेगी। या तो रिस्ट्रेनमेंट यही रहेगा कि बच्चों से मिलने ना दिया जाए, इसको विजिटेशन राइट ना दिए जाएं। लेकिन घर में हो तो विजिटेशन तो कैसे रोक पाओगे आप? रिस्ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि देखिए बच्चों के साथ, क्योंकि ये इस तरीके का बिहेवियर रखती है जो कि उनकी, क्योंकि बच्चों के लिए कोर्ट ये देखती है कि उनका पैरामाउंट वेलफेयर देखती है कोर्ट की वेलफेयर किसके साथ में है। ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि माँ है तो वही सही होगी, लेकिन ये सोच समझा जाता है कि माँ है तो बच्चों की कस्टडी माँ के पास रहनी चाहिए कम से कम 6 साल तक तो। लेकिन अगर कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशंस हैं जिसमें 6 साल से कम की भी बच्चे की कस्टडी फादर को देनी पड़ती है तो कोर्ट देती है। तो मैं अगर इन शॉर्ट एक बात आपसे पूछूं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर कुछ भी उसके साथ ऐसा हो रहा है जो कि इलीगल है, जो कि ऐसा है जिसको हम अपराध के कैटेगरी में, क्राइम के कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसमें दोनों इक्वली फाइट कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। बिल्कुल। और दोनों को इक्वली जस्टिस मिल सकता है। बिल्कुल। और उसके लिए हस्बैंड को कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, नहीं। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करेगी। हम आज हमने फाइल किया, कल हमें रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा बट मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर। डिपेंड करता है आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, आपके पास उस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए कौन विटनेसेस हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सिर्फ इतना कह देना, मान लीजिए आपकी वाइफ का आपको लगता है कि कहीं पर कुछ किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप ही है, आपका मेयरली कह देना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको रिकॉर्ड भी लाके देना पड़ेगा। या अगर वाइफ ऐसा कहती है तो वाइफ के लिए भी यही चीज है कि सिर्फ आपने कह दिया कि मेरा हस्बैंड क्योंकि वहां इन्वॉल्व है तो सिर्फ उस चीज से काम नहीं चलेगा, आपको रिकॉर्डिंग लाके देनी पड़ेगी। उसमें भी फिर इतनी सारी चीजें हैं कि 65B किसने बनाया, कहाँ से रिकॉर्ड कराया, उस सपोर्टिंग एविडेंस को कितना कोर्ट कंसीडर कर पाती है, कितना नहीं कर पाती है, वो सारी चीजें हैं। तो वाइफ को भी वो सारी चीजें एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। मैं एक एडल्ट्री को एक नॉर्मल और जनरल तरीके से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ एडल्ट्री में, और मुझे ये मालूम कैसे है, मुझे उसके तौर तरीके से मालूम है। जैसे कि रात में वीडियो कॉल करना, मैं चूंकि मेरा नाइट शिफ्ट होता है, मैं जॉब पे होता हूँ, मुझे पता चलता है अगले दिन आने के बाद से कि वीडियो कॉल रात को 12 बजे 1 बजे उसके एक्स बॉस के साथ चल रहा था वीडियो कॉल, और उसको डिलीट किया गया है। फिर मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उसके फ़ोन में, फिर मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आने लगे कि रात को 12 बजे वीडियो कॉल चल रहा है। और उसमें मेरे पास और कोई एविडेंस नहीं है इसके अलावा, ये केवल ये है कि रात को वीडियो कॉल हो रहे 12 बजे 1 बजे, जबकि उसके पास 2 बच्चे हैं और इस टाइम पे जो है चल रहा। क्या मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के कोर्ट में जा रहा हूँ और एडल्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, तो कोर्ट कैसे सोचेगी? देखिए, एडल्ट्री सिर्फ किसी से बात करने ना एडल्ट्री नहीं है। करेक्ट है ना। एडल्ट्री के इंग्रेडिएंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा कि एडल्ट्री का इंग्रेडिएंट आपके पास है उस पर। देखिए, केस तो आप कुछ भी फाइल कर देंगे, मेंटेनेबिलिटी पे कोर्ट बहुत कम होता है कि एलिगेशंस खासकर ऐसे केसेस में देखे कि हाँ क्या है, आपने लिख दिया, कोर्ट ठीक है उस चीज के ऊपर समन इशू कर देगी। बट अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो आप उस बेस पे डिवोर्स ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, मुद्दा ये है। आपने एडल्ट्री तो डाल दिया, आपने बंदे का नाम भी डाल दिया, आपने फोन नंबर भी डाल दिया, लेकिन अब एडल्ट्री में हुआ क्या, सिर्फ फोन पे बात हुई वीडियो कॉल पे, तो वो तो सफिशिएंट इंग्रेडिएंट नहीं है ना एडल्ट्री का। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि हस्बैंड्स के क्या लीगल राइट्स हैं, अगर वो डिवोर्स या कुछ प्रॉपर्टी में राइट है हस्बैंड्स को, इक्वल प्रॉपर्टी का डिवीजन होना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी का?
जो मैरिटल मैरिज के बाद जो भी प्रॉपर्टी अगर दोनों ने अपने फंड से खरीदी है और दोनों ज्वाइंट ओनरशिप में है तो बिल्कुल होना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चाइल्ड कस्टडी के लिए क्या हस्बैंड को भी इक्वल राइट है या नहीं? बिल्कुल है। ओके बिल्कुल है। कस्टडी में जो सेक्शन 25 है उसके अंदर ये है कि 6 साल तक के बच्चे की कस्टडी तो माँ के पास रहेगी, उसके बाद फाइल हो सकती है हिंदू गार्जियन एंड माइनर एक्ट में। और विजिटेशन राइट आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप फादर हैं। और उसके बाद की कस्टडी के लिए आपको साबित करना होगा, अगर कम की मांगते हैं तो आप, कि वाइफ जो है वो कैपेबल नहीं है बच्चे को संभालने के लिए या मेंटली फिट नहीं है, जो भी सरकम या कैरेक्टर ठीक नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपके पास में एविडेंस है तो अगर डोमेस्टिक अब्यूज होता है तो हस्बैंड्स के पास क्या राइट है, वो क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक अब्यूज में देखिए लीगली कोई ऐसा प्रोविजन अभी तक नहीं आया है। या तो आप क्रिएलिटी के बेस पर डिवोर्स फाइल कीजिए या फिर अगर मारपीट आपके साथ में हो रही है, फिजिकल अब्यूज है, तो आप पुलिस कंप्लेंट दीजिए, 100 नंबर पे कॉल कीजिए। यही राइट्स हैं आपके पास में। डेफेमेशन वगैरह में नहीं जा सकते? डेफेमेशन में अगर आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जाना तो कंपनसेशन क्लेम करेंगे या तभी भी आपको कंप्लेंट ही देनी पड़ेगी। और ये तो वैसे भी कोर्ट में फाइल होगी कंप्लेंट, इसके अंदर पुलिस एक्शन तो है नहीं डिफेमेशन के केस में। ठीक है। जो समनिंग होगी वो कोर्ट से समनिंग होगी। ठीक है। कोई अगर मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है और उस वक्त अगर कोई डिसीजन लेना है हस्बैंड को, मेडिकल वाइफ का कोई इशूज हो जिसमें मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो और उसके लिए हस्बैंड को डिसीजन लेना हो, तो हस्बैंड ले सकते हैं डिसीजन? डिवोर्स नहीं हुआ है तब तक दोनों के राइट प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ। ओके, ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। क्या हस्बैंड के पास ऐसा कोई राइट है कि वो वाइफ को काम पर ना जाने के लिए रोक सकते हैं? नहीं, कोई राइट नहीं है। इनफैक्ट वाइफ आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस में ऑर्डर लेके खड़ी हो जाएगी। ठीक है। कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है तो इनको रिस्ट्रेन किया जाए इस एक्टिविटी के लिए। अगर वाइफ अपने बच्चे को एबॉर्ट करना चाहती है तो क्या विदाउट हस्बैंड कंसेंट को एबॉर्ट कर सकती है? कर सकती है। कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है? नहीं। ओके। और अगर मान लीजिए कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो क्या डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान हस्बैंड ने फाइल किया डिवोर्स, क्या वाइफ को कोई खर्चा देना पड़ेगा उस केस को चलाने के लिए? लिटिगेशन एक्सपेंसेस देते हैं ना, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर करती है। जी। बच्चे के अपब्रिंगिंग में हस्बैंड्स के राइट्स रहते हैं? डिवोर्स हो गया है, सेपरेट हो गए हैं। देखिए डिवोर्स हाँ बच्चों का नहीं होता, पेरेंट्स का होता है। ठीक है। तो बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है। और आपके इस पॉडकास्ट के जरिए मैं हर पेरेंट्स को जो इस सिचुएशन में, उनको कहना भी यही चाहूंगी कि आप अपनी लड़ाई को भूल के बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को दोनों चाहिए। ठीक है, आप किसी भी वजह से एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, वो समझ में आता है या आना चाहिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं दूर रह के भी अपने बच्चे के लिए, चाहे माँ दूर रह रही है चाहे फादर दूर रह रहा है, वो आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप उसकी एजुकेशन में हेल्प करें, चाहे आप उनको कहीं लाने ले जाने में अगर वाइफ इनकेपेबल है तो हेल्प करें, तो वो जरूर करनी चाहिए। ठीक है। जो वाइफ की अपनी अर्न की हुई प्रॉपर्टी है आफ्टर मैरिज, उस पर हस्बैंड का कोई राइट है? एज अ मैटर ऑफ राइट उसके जीते जी तो नहीं है। देखिए वाइफ और जब तक हस्बैंड के अर्न किए हुए प्रॉपर्टी पे राइट है वाइफ का? नहीं। मैटर ऑफ राइट ये राइट नहीं है कि कोई लिटिगेशन चली तो वाइफ ये कहे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरे को दी जाए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे राइट तो है वाइफ का? रहने का राइट है, हाँ। लेकिन नाम कराने का राइट नहीं है ना जीते जी हस्बैंड से। उसमें से अपना हिस्सा 50% मांगने का हक है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से नहीं। मुझे एक छोटी सी चीज बता, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी की एक शादी हुई, उसने एक वाइफ को एक प्रॉपर्टी दे दी। किसी के पास चलिए मानते हैं 2 ही प्रॉपर्टी थी, एक दे दी। दूसरी शादी हुई, दूसरी में भी डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी मांगेगी अगर राइट होगा तो वो इसको दे देगा। तो वो हस्बैंड कहाँ जाएगा जब तीसरी शादी करेगा? या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब कभी भी डिवोर्स के केसेस शुरू होते हैं तो उनके नाम पर अगर कोई घर है, कोई गाड़ी है, तो उनके दिमाग में यही सवाल होता है कि अब मुझे इसका 50% जो एसेट्स मेरे हैं वो तो मुझे वाइफ को देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। देखिए मेरी जानकारी के हिसाब से तो इतने सालों में जिसमें कोर्ट आपको
वाइफ मतलब बीइंग वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट दिलाएगी उसके जीते जी। ऐसा कोई राइट आपको रहने का राइट मिल सकता है। बट अगर हम डीवी में जाएं या फिर अगर हम चले जाएं मेंटेनेंस व सीआरपीसी में चले जाएं, इन दोनों ही केसेस में जब इनकम एफिडेविट फाइल किया जाता है और इनकम एफिडेविट में जब स्टेटस ऑफ बोथ पार्टीज देखा जाता है कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, तो कोर्ट का एफर्ट तो यही होता है कि बिल्कुल इक्वल लाइफ स्टाइल दोनों का होना चाहिए। लाइफ देखिए उसमें क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई एक लेडी है, वो रहती है किसी मान लीजिए झुग्गी में ही रहती है, हस्बैंड रहता है किसी पॉश एरिया में, तो कोर्ट ये कोशिश करेगी कि उसका भी लेवल ऑफ लिविंग या तो हस्बैंड से उसको रेंट दिलाया जाए ताकि वो उस लेवल पे आके रह सके, या फिर उसी घर में अगर वो प्रॉपर्टी इस हिसाब से है कि वाइफ को एक कमरा या 2 रूम्स इस तरीके से दिलाए, उसमें ज्वाइंट ओनरशिप या ओनरशिप ट्रांसफर की बात नहीं है कहीं पर भी कि आप वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दोगे। वो आपकी अपनी गुडविल स्वीट विल से आप देना चाहते हो तो भले ही आप दो, लेकिन राइट नहीं है कि प्रॉपर्टी आपको कोर्ट दिलाएगी। करेक्ट। वाइफ के बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक उनका फोन होता है, बैग होता है, तो क्या हस्बैंड होने के नाते उनको ये एक्सेस मिला हुआ है कि फोन बैग्स जो पर्सनल बैग्स उसको चेक कर सकते हैं कभी भी? देखिए ये चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, हालांकि ऐसा भी नहीं है आमतौर पे घरों में। राइट्स की बात कर रहा हूँ, कई बार लीगल राइट नहीं है, ऐसा नहीं है ना, लीगल राइट्स नहीं है। प्यार में तो कुछ भी हो सकता है, लीगल राइट कोई नहीं है। ठीक है। अगर लेडी जाके डीवी में ये कंप्लेंट लगा दे, मतलब ये रिलीफ सीख कर ले कि इसको रिस्ट्रेन किया जाए, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी अगर लगेगा रीजनेबल है तो कोई डिमांड। ठीक है। तो हम हस्बैंड और वाइफ दोनों ज्वाइंट अकाउंट्स खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल। डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया तो क्या ये पॉसिबल है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक दूसरे को निकाल सके, उसमें से किक आउट कर सके? नहीं, वो तो अब जो एप्लीकेशन देगा उसके बेस पे हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी को रोका जा रहा है, मान लीजिए वाइफ को रोक दिया गया है उस अकाउंट को ऑपरेट करने से, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि मुझे मेरे अकाउंट का एक्सेस दिलाया जाए, इसको डायरेक्शन दी जाए। या अगर हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ है तो बीइंग रिस्पोंडेंट को भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वाइफ का रिटायरमेंट फंड होता है, मान लीजिए कि ऐसा सिनेरियो हम देख लेते हैं कि वाइफ क्लास 1 ऑफिसर है और हस्बैंड जो है प्राइवेट बिजनेस था वो नहीं चल पा रहा है, आज के टाइम पे बेरोजगार है, तो वाइफ का जो रिटायरमेंट फंड मिलेगा जो लाखों में हो सकता है, उसमें हस्बैंड का कोई राइट है? देखिए सब इसलिए क्योंकि रिटायर हो रही है तो कोई राइट ऐसा हस्बैंड का नहीं है कि मतलब इतना % उसको हस्बैंड को देना पड़ेगा या हस्बैंड क्लेम कर सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक वो जीते जी तो वो वाइफ को ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर हस्बैंड के फेवर में ना रखा हो कि वाइफ को इतने पैसे हस्बैंड को देने हैं, तो वो क्लेम कर सकता है या अटैचमेंट हो सकती है। लाइकवाइज मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, मान लीजिए कोई लिटिगेशन इनके बीच कभी चली, डाइवोर्स की ही चली क्योंकि HMA में ही रहता है ये, या सेक्शन 9 चला, उसमें 24 की एप्लीकेशन में कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि वो एप्लीकेशन तब तक ही मेंटेनेबल रहती है जब तक कि केस चल रहा होता है। तो अगर और उसी दौरान रिटायरमेंट हो जाती है वाइफ की और वो एरियर्स उसके रहते हैं बैलेंस, तो एग्जीक्यूशन में वो फंड्स अटैच हो सकते हैं या पेंशन अटैच हो सकती है। मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज मान लिया हस्बैंड और वाइफ हैं और हस्बैंड और वाइफ की शादी के 5 साल के बाद से दोनों अलग रहने लगे, उन्होंने कोई डिवोर्स नहीं कराया, अब तकरीबन 30 साल से वो अलग रहते हैं और अब चूंकि वाइफ की रिटायरमेंट होने वाली है और हस्बैंड बेड रिडन हो गया है, तो अब वाइफ को ऐसा लगता है कि मैं रिटायर्ड होंगी, मेरे को पेंशन भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, रिटायरमेंट फंड मिलेंगे, तो हस्बैंड मेरे से मांग सकता है पैसे मेरे रिटायरमेंट फंड से और पेंशन से। तो क्या कॉन्फिडेंट रहे वाइफ कि उसको देना नहीं पड़ेगा? नहीं, मेंटेनेंस की फॉर्म में मांग सकता है वो जो भी प्रोविजंस अपार्ट फ्रॉम हिंदू लॉ में जो भी प्रोविजंस दिए हुए होंगे उसमें मांग सकता है, क्योंकि देखिए स्पाउस को सिर्फ जो मिलेगा वो 24 में मिलेगा HMA में, और लिटिगेशन कोई चल नहीं रही है तो उस सेक्शन में तो मांग नहीं सकते हैं।
लेकिन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर कहीं इनका राइट बनता है तो मांग सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए 25 लाख रुपया मिला तो 15 लाख उसको देना पड़ जाएगा। वो एक सम मंथली या ऐसे ही तो कोर्ट अलाउड करेगी हस्बैंड के लिए। आपको पोर्शन 30% या 40% या 80% देने का कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।